Hi everyone, and today I'm going to tell you the answer key of the question paper 2025 Maths class 10th। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज एन। क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 0.4? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। पहले का करेक्ट ये है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2/5 आएगा विच कैन नॉट बी रिटन एज प्रॉपर p बाई क्यू फॉर्म। तो इसलिए पहले का आंसर डी है। दूसरे का हमारा सी ऑप्शन होगा। इनमें से 8 की पावर एन का यूनिट डिजिट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमारा 5 नंबर नहीं होगा। ज़ीरो होने के लिए हमारे फैक्टर होने चाहिए 5, एटलीस्ट 5 एंड 2। तो 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़ीरो हमारा करेक्ट होगा। और अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर 8 स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है हमारा 64, फिर 8 क्यूब निकालते हैं तो आएगा हमारा 512, फिर 8 की पावर 4 निकालते हैं तो आता है हमारा 4096, एंड 8 5 निकालते हैं तो ये आता है हमारा 32768। तो आपने देखा कि 8 की पावर 1 होता है हमारा 8, तो आपने देखा कि 8 के बाद यहाँ 8 वापस से रिपीट हो गया, यानी कि इनमें यूनिट डिजिट आप देखेंगे तो 8 4 2 6 एंड वापस से 8 आ गया, यानी कि 5 नहीं आने वाला, सॉरी 0 नहीं आने वाला है। तो इसलिए 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसमें बताना है आपको कौन सी किसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं तो x+1 का पहले का इसका थर्ड का आंसर सी है, सॉरी ए है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, जिसमें रिपीटेड हमारे रूट्स होंगे, यानी कि सेम रूट्स होंगे। और सेम रूट्स कब होते हैं? तो सेम रूट्स कब होते हैं? जब d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आता है? 0 होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा। फोर्थ पे आते हैं, अब बस आप क्रॉस चेक करते जाओ। फोर्थ पे आते हैं कि इफ़ द जीरोस ऑफ द आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन वैल्यू ऑफ बी क्या होगा। अगर इसके जीरोस रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो बी की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर हमारा गाइस 2 आएगा, बी की वैल्यू 2 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर रेसिप्रोकल, अगर मैंने रूट्स मान लिए आर एंड आर 1/r रेसिप्रोकल एक दूसरे के रूट्स, तो r 1/r मैंने 2 रूट्स ले लिए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा हमारा? इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a, यानी कि 2a/b/a। तो a से a कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो एक b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। तो बी ए ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिफ्थ हमारा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या होगा? एक्स और 0 होगा, और इससे हमारा क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है। तो इसे आप डिस्टेंस की फॉर्मूले से लगाने जाओगे तो यानी कि इसमें एक एक्स टर्म आ जाएगा। बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसने क्या बोला हुआ है आपको समझना है इसे। अगर एक्स एक्सिस से हमें ए पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है, तो एक्स एक्सिस हमारा ये है और इससे इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा हमारा? ये पॉइंट आएगा इस वाले को, और इसमें यहाँ आएगा। तो ये अगर -3 है एक्स है, और ये -4 है, ठीक है। तो ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट जो होंगे इसके, यहाँ आएंगे -3 एंड -4। तो इस पॉइंट की एक्स से डिस्टेंस क्या होगी हमारी? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? एक्स की वैल्यू ही होगी, है ना? यही तो होगी, यानी कि इसका क्या आंसर होगा? सॉरी, जो डिस्टेंस होगी इसके बीच में वो क्या होगी? वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा वही हमारी डिस्टेंस होगी इसकी। तो यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें ध्यान से समझना आपको कि एक्स एक्सिस हमारा ये है, ठीक है, और पॉइंट हमारा ये है। अब एक्स एक्सिस से जो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी क्या होगी? अगर हम y की वैल्यू ले लेंगे वही हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। यहाँ से आप कैसे मेजर करेंगे? तो ये बेसिकली किसके अलॉन्ग है? y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y की जो वैल्यू होगी वही हमारी इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी x एक्सिस के साथ।
तो यानी कि 4 करेक्ट होगा इसका, ना कि 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो इसमें 3 पैरेलल है एंड ए पी इतनी दे रखी है 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस, क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है, अच्छे से समझाते हुए। अभी मैं क्रॉस चेक मतलब आंसर भी बताते जा रहा हूँ मैं आपको। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बीपीटी थ्योरम को यूज़ करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड एंगल A 30 है और एंगल Q 30 है, तो एंगल R प्लस एंगल B क्या होगा? तो क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल गाइस, तो सिमिलर ट्रायंगल के वजह से हमारा जो एंगल A होगा एंगल P के बराबर हो जाएगा, जो कि 30 होगा, और एंगल Q होगा हमारा एंगल B के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा 90 होगा, और एंगल जो R होगा वो एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा हमारा? 180 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, तो इससे हमारा जो एंगल R होगा वो 60 आ जाएगा। ठीक है, और एंगल B हमारा 90 है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इन दोनों को मिला के ही हो जाएगा हमारा 150। तो 150 इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला हुआ है कि 2 टॉस को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि कम से कम 1 हेड आए। तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा? HH, HT, TH एंड TT। अब एटलीस्ट 1 हेड आने की, यानी कि कम से कम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड इन 3 में, यानी कि 3/4, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P A and PB आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद O सच दैट एंगल P 90 है हमारा, एंड 90 है हमारा, एंड AB है हमारे, AB कितना है? √3√2 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होगी इसकी? तो डायमीटर क्या हो जाएगी इसकी सर्कल की? तो इसके लिए हमारे पास AB दे रखा है 3√2 दे रखा है, ये भी 90, ये भी 90, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 6 आएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि आप देखेंगे ये भी 90 है, ये भी 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है। 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा। अगर 90 है सारे एंगल, तो यानी कि ये क्या होने वाला है हमारा एक, तो ये बेसिकली हमारा एक राइट एंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आप लगाओगे इसमें, तो जो ये अगर हमारा क्या नाम है टेंजेंट्स, ये हमारे 3 आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल आएंगे, और ये 3 है। सो ये हमारा क्या नाम है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो या इसमें 6 आंसर करेक्ट होगा। और इसका फुल सॉल्यूशन गाइस मैं आपको पूरा एक जब कंप्लीट वीडियो होगी सॉल्यूशन की उसमें दिखाऊंगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सर्कल, आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने क्या लगाया। फॉर अ सर्कल विद अ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें बोला हुआ है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है सर्कल की, तो इसके लिए कौन डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। रॉन्ग। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 10 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स राइट। सर्कल में पैरेलल टेंजेंट होंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस की दुगनी। तो बी करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। सो क्वेश्चन है हमारा गाइस 11th, जिसमें एक फिगर दे रखा है TS टेंजेंट है विद टू अ सर्कल विद सेंटर O x, हमें निकालनी है 2x डिग्री। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है
जिसमें ये हमारा 90 होने वाला है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल की रेडियस के साथ क्या बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा। तो अगर ये 90 है तो सम क्या हो जाएगा हमारा, सम हो जाएगा 90 + 3x + x = 180। तो ये हो जाएगा 4x = 90। तो x = कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 22.5। तो 2x कितना हो जाएगा हमारा, 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम ये 12th क्वेश्चन कि x और y का रेशियो क्या होने वाला है। तो इसका कोई इस क्वेश्चन सॉल्व करने से ये तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। अगर सॉल्यूशन देखना है तो जस्ट चेक आउट माय कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। सो 2:1 रेशियो होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, height 10 centimeter, observes a snake moving on the ground. If the snake is 10√3 meter away from the base of the tree, then angle of depression of the snake from the eye of the peacock. तो हमें निकालना है, पिकॉक बैठा है ट्री के टॉप पे यहाँ से, और जो स्नेक है एंड स्नेक को ऑब्जर्व करता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि ट्री के बेस से कितने डिस्टेंस पे है, 10√3 पे, और 10 मीटर का हमारा ट्री है। तो हमें निकालना है किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए हमारा यूज़ होगा टेन थीटा को यूज़ कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये होगा, याद रखना इस एंगल के लिए, अपोजिट एंगल ये ना, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है 10। तो यानी कि टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी, 1060 की। तो थीटा कितना आ गया हमारा, 60, यानी कि 60 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल, तो इसके लिए हमें पुट करना होगा, ये गड़बड़ हो गया यहाँ, तो हमें करना क्या होगा, इसमें लेना होगा परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो यानी कि 10/10√3। तो 10/10√3 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/√3 किसका होता है हमारा, 10/30 का। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा ट्रायंगल के बाहर वाला, ये होता है जो कि बेसिकली नीचे वाले एंगल के बराबर होता है। फाइन, सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 14th क्वेश्चन है हमारा। इफ द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट ऑफ द solid wood and slender, the ratio of the volume remaining of the wood to the volume of the cone hollowed out। तो हमें निकालना है, अगर स्लेंजर से एक कोन निकाल देते हैं, ठीक है, तो कोन निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, सॉलिड जो रिमेनिंग वुड है, उसका वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेशियो निकालना है रिमेनिंग वुड टू द, तो यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देना है, उसे फिर डिवाइड कर देना है कोन के वॉल्यूम से, तो ये रेशियो निकल जाएगा जो हमें निकालना है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 2:1 रेशियो। सो क्रॉस चेक कर लेना उस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली क्या होगा।
तो मोड दे रखा है 10 और सम ऑफ मीन एंड मीडियन दे रखा है हमारा 25। तो मीन और मीडियन क्या होने वाला है? तो बेसिकली हमें इसमें यूज़ करना होगा ये रिलेशन मीन मीडियन और मोड के बीच में, कि मोड इक्वल टू होता है हमारा 2 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और हमारा सम ऑफ मीन एंड मीडियन दे रखा है हमारा 25। तो अगर मैं मीन को x मान लूँ और मोड को और मीडियन को y मान लेता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इससे भी एक रिलेशन निकल जाएगी, क्योंकि मोड हमारा 10 दे रखा है, तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3y माइनस 2x। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इफ़ यू सॉल्व इट गाइस, तो x की y की वैल्यू यानी कि जो मीन आएगा वो आएगा हमारा 13 एंड मीडियन आएगा हमारा 12। तो आप देख सकते हो कौन सा करेक्ट है, यानी कि निकालना है मीन और मीडियन, तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब दो ऑप्शन आपको सिमिलर लगे उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखना ये ट्रिक है। सो 16 का आता है हमारा, इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 52 आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो ये बेसिकली क्या होगा हमारा, तो यहाँ आपको समझना है कि ज़्यादातर बच्चों के 52 मार्क्स आए हैं 80 में से। तो ये बेसिकली क्या होगा, मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड हमें चेक करना होता है कि रिपीटेड जो टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, हमारा मोड होता है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस इसका हमारा जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है। ठीक है, 17th क्वेश्चन है हमारा। तो 17th का हमारा करेक्ट आंसर ए है, यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएंगे इसके हमारे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18। इन द राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, इफ साइन B इज़ 1/4, देन वैल्यू ऑफ B सेक B क्या होगा? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारा D, 4/√15। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द assertions and guys, for 19th question, for any two prime numbers P and Q, SCF is 1, LCM is 4 plus P plus Q. So अगर SCF 1 आता है तो जो LCM होता है हमारा P plus Q नहीं, P मल्टीप्लाई Q होता है, यानी कि असर्शन फॉल्स है। एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर ये एकदम करेक्ट है, तो यानी कि असर्शन फॉल्स है एंड रीज़न ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो 19th का ये हो जाएगा हमारा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। 20 का देख लेते हैं एक बार। सो 20 का दे रखा है गाइस, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इवेंट ई गेटिंग नंबर लेस दैन 3 एंड इवेंट 2 हमारा गेटिंग नंबर ग्रेटर दैन 3, लेस दैन 3, ग्रेटर दैन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ हमारा बोला हुआ है कि यहाँ फंसा दिया है। देखो, इवेंट हमारा कह रहा है कि इवेंट E1 है, जो हमारा कह रहा है कि लेस दैन 3, यानी कि लेस दैन 3 1 एंड 2 हो जाएगा। और इवेंट 2 जो है हमारा वो है, इवेंट 2 क्या हमारा ग्रेटर दैन 3, यानी कि 4 5 6 है, यानी कि 3 तो है ही नहीं हमारा, 3 तो है ही नहीं हमारा, तो 3 नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे इवेंट्स क्या होते हैं, जिनका यूनियन हमारा सैम्पल स्पेस बन जाए। सैम्पल स्पेस यानी कि सारा पूरा बन जाए, पूरा सैम्पल स्पेस बन जाए। तो अगर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 3 तो रह ही जाएगा। सो इफ़ 3 इज़ नॉट प्रेजेंट, वी कैन से दैट these two events are not complementary events, and therefore we can conclude that कि
assertion is not true. And if we talk about the reason, if two events are E and F are complementary events, then this is correct. यानी कि true is reason is true and assertion is false. Again, the option D is the correct answer for the 20th as well. So yeah, guys, that's the end of the MCQ. And if you want solution for the, I hope, I know you don't want it because you want to refresh. So ये is just, guys, for the, these are just answer keys for the MCQ. Hope you like it. If you want full solution, just let me know in the comment section. But I'll be coming up with the videos, guys, for the all solutions of these questions. So yeah, till then.